हेलो स्टूडेंट्स, अपन चैप्टर नंबर 5 पे डिस्कस कर रहे थे और अपन ने काफ़ी कुछ क्वेश्चन इस पे देख लिए थे। ठीक है, अपन 5.3 पढ़ रहे थे और 5.3 के भी मैंने क्वेश्चन बता दिए थे और आज अपन उससे थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने करवा दिए थे, 2 हो गए थे ना, 3 तक का भी मैंने बोला था करने के लिए, अगर हो जाए तो करना है, नहीं हो तो मैं बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। फर्स्ट उसमें हाउ मेनी टर्म इन एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 3, 6, 3, 6। मतलब अपन को जो एपी समांतर श्रेणी का योगफल दे रखा है उसमें कितने पद होंगे, है ना। योगफल दे रखा है और अपने को क्या ज्ञात करना है कि इतने पद का योगफल दे रखा है और कितने पद इस योगफल के अंदर हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एपी क्या दे रखी है, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। तो पता है सबसे पहले क्या गिवन डेट जो भी दे रखा है वो अपने को लिखना है ना। क्या क्या दे रखा है देखो, एक तो ए दे रखा है कितना है 9, उसके बाद अपने को दे रखा है डी कितना दे रखा है 70 माइनस 8, एन अपने को नहीं दे रखा है, एस एन अपने को दे रखा कितना 3, 6, 2 चीज़ दे रखी है, 3 चीज़ दे रखी है और तीसरी अपने को फाइंड करनी है। तो पता है अपने को इसका मेथड फॉर्मूला लगेगा n/2 कोष्टक 2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन कितना दे रखा है 3, 6, एन अपने पास है ही नहीं, 2 इंटू ए 9 प्लस एन है ही नहीं -1 इंटू 8। स्टेप बाय स्टेप अपने को इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। फिर से 9 इंटू 2 18 प्लस 8 का मल्टीप्लाई 8n माइनस 8 का -1 से -8, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे 3, 6, 3 इंटू n/2 8, 18 माइनस का 8 कितना हो जाएगा 10 प्लस 8n, ठीक है। फिर देखो क्या होगा, यहाँ से अपन 2 कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते देखो 3, 6, 3 इंटू n/2, 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 5 प्लस 8n, ठीक है। 2 कॉमन निकल गया यहाँ से, ठीक है। तो अंदर क्या बचा 5 और इधर 8, 2 से 2 कट, क्या बचा 3, 6, 3 इंटू 6, 3, 6 इक्वल टू n 5 प्लस 8n, ठीक है। अब इस n का इससे मल्टीप्लाई करना और इस n का दोनों टर्म से अपने को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ठीक है, तो देखो क्या बनेगी टर्म फोर एन होगा ना यहाँ, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4n स्क्वायर, इसको रीअरेंज करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे 5 पूरा रीअरेंज करें 4 स्क्वायर प्लस 5n प्लस माइनस इक्वल टू 0,
ठीक है। देखो अपने पास n अपने को निकालना था, तो अपन ने इसको पूरा सॉल्व किया, अभी तक n अपने को नहीं निकला है ना। लास्ट जाके अपनी जो स्टेज है वो क्या बनी, द्विघात समीकरण बना। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है पता है तुमको, किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है ना, ax² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना, उस फॉर्म में ये। तो उस जो द्विघात समीकरण दे रखा अपने को, उसको किससे सोल्व करना है, उसको अपने को सोल्व करना है। जो भी मेथड है, देखो कल भी जो क्वेश्चन बताया था श्रीधराचार्य फॉर्मूला मेथड है, उसके बाद गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन, वो मेथड है अपने पास, कई सारे मेथड अपने पास हैं। ठीक है ना, तो देखो अपन इसको फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। है ना, ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा 4x नहीं है ना, n है ये, प्लस 5n माइनस इक्वल टू 0। अब देखो अपने को इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि मतलब इस वाले 5n के अपने को ऐसे फैक्टर करने हैं, देखो पीछे माइनस है ना, तो माइनस करने पर 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर a इंटू सी आना चाहिए। मतलब मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 4n² इंटू 3 6 है ना। मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आना चाहिए और माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 5n आना 5n आना चाहिए। तो देखो ऐसे, ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 53n माइनस 48n माइनस 6। ठीक है, तो देखो अब दो दो के पेयर बन जाएंगे फिर से यहाँ पे। ठीक है, क्या यहाँ पे क्या आएगा कॉमन, x आएगा है ना, n आएगा, अंदर क्या बचेगा 4n प्लस 53। ठीक है, माइनस इधर क्या बचेगा 48, अंदर क्या बचेगा 48 कॉमन नहीं आएगा, इधर आएगा 6 आना चाहिए देखो कॉमन, 12 है ना, 12 तो 4n माइनस 53। ठीक है, दो दो के पेयर हो जाएंगे, देखो x माइनस 12 और क्या हो जाएगा 4n माइनस 53, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 12 और 4x माइनस 53 इज इक्वल टू 0,4n इज इक्वल टू 53, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपॉन 4। ठीक है, देखो अपने पास दो टर्म आ गई, n की दो वैल्यू आ गई, जो भी वैल्यू अपने को सूट कर रही है उस वैल्यू में प्लस हो जाएगा माइनस, देखो अंदर माइनस है, जब ब्रैकेट खुलेगा दोनों जगह माइनस है ना, अपने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा प्लस बचेगा, इसलिए ये प्लस हुआ। ठीक है, प्लस का तरह में तो ये नेगेटिव में हो जाएगी, ये भी प्लस का ही जाएगा, उधर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, देखो ये जो अपने पास टर्म है ये क्या है, नेगेटिव है ना, इसको अपने को क्या करना है, इग्नोर करना है, इसको अपने ध्यान, अपने पास जो n की वैल्यू है पॉजिटिव, वो क्या है n इज इक्वल टू 12। ठीक है, अभी भी अपने पास n की वैल्यू आई नहीं है, तो अब अपने जो भी n
की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 12। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। देखो वैसे तो क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है ना, द्विघात समीकरण बनता है तो उसको फैक्टराइजेशन से सोल्व करो या फिर श्रीधराचार्य से सोल्व करो, कैसे भी सोल्व करो, ठीक है। तो n की वैल्यू अपने कितनी आई 12, इसको अपने को क्या करना है, इग्नोर करना है। क्यों करना है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है ना, -53/4 है, समझ में मेरी बात। तो इसको अपने को क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। तो इसके 2 क्वेश्चन और है, एक और क्वेश्चन है इसका सेम टू सेम एज इट इज, उसको अपने को सोल्व करना है। तो इसी फॉर्मेट से वो क्वेश्चन क्या होगा, सोल्व होगा, जो कि आपका क्या है, होमवर्क है। अपन इसके आगे वाला क्वेश्चन होगा देखते हैं 4, देखो क्या होगा वो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म फॉलोइंग द सीरीज, ठीक है। तो 25 देखो क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म ऑफ फॉलोइंग सीरीज हु एन टर्म इज गिवन इज। तो 2 क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पहला क्या दे रखा है, an इज इक्वल टू 3 + 4n, ठीक है। लेकिन क्या दे रखा है फर्स्ट में, फर्स्ट 50 ठीक है, मतलब n अपने को पहले ही दे रखा है कि योगफल के 25 पद ऐसे 25 पद तक योगफल निकालना अपने को, ठीक है। लेकिन क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है अपने पास, ना तो a है ना कुछ है, कुछ नहीं है ना। तो अपने को an इज इक्वल टू 3 + 4n दे रखा है। तो है ना, n की जगह अपने को क्या नंबर सब्स्टिट्यूट करने हैं, ठीक है। मतलब n की जगह n इज इक्वल टू कितना, 1 2 3 डैश डैश डैश, है ना। तो n की जगह अपन वैल्यू रखेंगे 1 2 3, तो अपने को क्या क्या मिलता जाएगा, अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। देखो जिससे a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 + 4 × 1 इज इक्वल टू 3 + 4 इज इक्वल टू 7। फिर a2 3 + 4 × 2 3 + 8 कितना है 11, 3 × 4 × 3 है ना। तो अपने पास अब एपी बन गई, देखो एपी क्या बनी, 7 11 15 अपने को। अब अपने पास एपी क्या बनी, ये बनी। अब यहां से अपने को क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब इसमें पता है ए कितना हो गया 7, एन अपने पास है ही है 25, बी कितना हो जाएगा 11 - 7 4। कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूले में फिट करना है। n/2 सब चीज़ दे रखी, देखो ए दे रखा है, एन दे रखा है, डी दे रखा है। फिलअप करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो बता देता हूँ, ठीक है। पूरी पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर इस 2 से इधर जो भी आएगा 2 से कटेगा, इससे सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल इजी इक्वेशन है ये, इसको ऐसे सॉल्व करना है। देखो सारी चीज़ दे रखी है, इसमें अपने को सॉल्व करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो ये कितना हो जाएगा 14 + 24 × 4 है ना। ये कितना हो जाएगा 14 + 4 × 16 हासिल लगी 8 9 96 है ना। ये कितना हो जाएगा 110 25.2, ये कट जाएगा 55। ये आंसर बिल्कुल इजी इक्वेशन है, देखो कुछ नहीं करना है, ठीक है। अपने जो
मैथमेटिशियन परफेक्शन होना वो होगा, वो सही होना चाहिए ना। मतलब जो भी अपन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, जोड़ बाकी गुणा भाग अपना सही होगा तो आंसर वैसे ही आना, कहीं नहीं जाना है। समझ में आ गई बात? तो देखो 3 के 2 क्वेश्चन, 4 के 2 क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आगे 5 भी हो जाएगा है ना। फाइंड द फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, 2 टर्म दे रखी है अपने को, सीधा डी निकाल के क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो उसमें भी सब चीज़ दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखा है? फाइंड द फर्स्ट 51 टर्म, तो n 51 दे रखा है, ठीक है। और d कितना दे रखा है? d 4 हो जाएगा, ठीक है। 8n d4 और n 51, तो सीधा सब चीज़ दे रखी है, वो भी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर 6, 7, 8 ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए जो भी क्वेश्चन हो गए, जो भी चैप्टर होगा, उनको रिवाइज करते रहना है, भूलना नहीं है। स्कूल चालू होने में कुछ ही दिन बचे हैं, तो ऐसा नहीं सोचेंगे स्कूल जाएंगे पढ़ लेंगे, ऐसा कोई नहीं पढ़ाने वाला है तुमको, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंटिन्यू कर रहे थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे। इंट्रोगेटिव के दोनों पार्ट्स में आपको समझा चुकी थी, एक्सेसरी वर्ब वाला और WH वर्ड वाला। जब हमने वो पार्ट ख़त्म किया, तब मैंने एंड में आपको एक नेक्स्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में एक आउटलाइन दी थी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस किस टाइप के होते हैं, कि जिसमें आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को एडवाइस कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। अब आज हम उसके कुछ बेसिक रूल्स देख लेते हैं, ताकि नोट्स आपके बन जाएंगे और आपको एक आसानी मिल जाएगी कि किस तरह से हमको क्या करना है। यस, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का पहले मैं हेडिंग डाल देती हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या आते हैं? कमांड्स, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ये 3 चीजें इसके अंदर आती हैं। अब हम इसके कुछ बेसिक रूल्स की बात कर लेते हैं कि हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे किस। देखो, आपने अब तक जितने भी देखा है, आप लोगों ने ये नोट किया कि हमने जो फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं वो पढ़े थे। तो उसमें हमने हमारे कुछ बेसिक रूल्स हमने पढ़े थे जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे थे। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप लिया जिसके अंदर हमने प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग चेंज किया। नेक्स्ट स्टेप और लिया जिसमें हमने इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग चेंज किया। अब यहाँ पर हम बैक टू बैक हम कुछ रूल्स पढ़ रहे हैं। कहीं पर कनेक्टिव चेंज हो रहे हैं, कहीं पर कनेक्टिव लग नहीं रहे हैं, तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें। तो इसी अब इम्पेरेटिव सेंटेंस के हम कुछ बेसिक रूल्स पढ़ेंगे। In imperative sentences, subject you is hidden। मतलब आप, जब मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी आपको और भी समझ में आ जाएगा कि जो सब्जेक्ट यू होता है वो वहां पर छुपा रहता है। यानी कि आप बात किसी से किससे कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वहां पर नहीं दिया होता। नेक्स्ट, सेंटेंस दैट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच। यहां पे सेंटेंस का मतलब क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विथ वर्ब। वर्ब से स्टार्ट होगी। अब आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट यू हिडन क्यों है,
क्योंकि जो आगे सब्जेक्ट नहीं दे रखा, डायरेक्ट वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर सब्जेक्ट जो है वो हिडन सब्जेक्ट है कि आप किससे बात कर रहे हो, ये जनरल भी हो सकता है। नेक्स्ट है ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, shown इन सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में बेसिकली क्या चीजें शो होती है? ऑर्डर, किसी को हम ऑर्डर या कमांड दे रहे हैं। एडवाइस, जैसा मैंने आप तीनों चीजें पहले ऊपर ही लिख दी थी, किसी को हम एडवाइस दे रहे, सलाह दे रहे हैं। रिक्वेस्ट, किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली इन सेंटेंसेस में आएंगी। सेड, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टिंग वर्ब में आता है। चेंज, अकॉर्डिंग, फील ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब ये लाइन का क्या मतलब है? सेड। अब सेड, जब हमने सिर्फ सेड देखा था तो सेड का सेड ही रहता है, लेकिन जब वो सेड टू हो जाता है तो वो किस में चेंज होता था? टोल्ड में। फिर हमने इंट्रोगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव में सेड आया तो वो किस में चेंज हो रहा था? आस्क्ड में। अब यहां पर ये सेड आ रहा है तो क्या लिखा है मैंने? सेड चेंज अकॉर्डिंग टू फील ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि आपकी रिपोर्टेड स्पीच में फील क्या है? कोई ऑर्डर है, कोई एडवाइस है, कोई रिक्वेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सेड चेंज होगा। क्लियर? अब मैं बता देती हूं कि वो क्या हो सकता है चेंज। अगर ऑर्डर है, अगर ऑर्डर है तो वो चेंज होगा ऑर्डर्ड में। नंबर 2, अगर वो एडवाइस है तो चेंज होगा एडवाइज्ड में। और नंबर 3, अगर वो रिक्वेस्ट है तो वो चेंज होगा रिक्वेस्टेड में। ठीक है, ये थे हमारे कुछ बेसिक रूल्स। एक और रूल बच जाता है, मैं वो भी बता देती हूं। यस, वी यूज टू। अब तक हमने कनेक्टिव दैट पढ़ा था, कनेक्टिव इफ पढ़ा था, वेदर पढ़ा था, और WH वर्ड में तो हमने कनेक्टिव लगाया ही नहीं था क्योंकि वो खुद ही कनेक्टिव या कंजक्शन का काम करता है। अब यहां पर आ रहा है टू, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम टू को यूज करेंगे। टू बिफोर वर्ब, बिफोर वर्ब अब आगे के जो भी हैं एग्जाम्पल्स में बता देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल हम यहां पे देख लेते हैं। द टीचर said to us, comma, inverted comma, listen to me when I teach, full stop, inverted comma, close। अब हम कुछ बेसिक रूल्स पे आ जाते हैं, पहले देख लेते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सेड होगा वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू फील ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यस, तो अब
इसमें फील क्या है? द टीचर सेड टू अस लिसन टू मी व्हेन आई टीच। अब टीचर जो है वो अगर हमें कुछ कहता है तो वो रिक्वेस्ट तो होगी नहीं, एडवाइस होगी नहीं, इज जस्ट एन ऑर्डर। तो यहां पर हमें जो सेड है वो किस में चेंज करना है? ऑर्डर्ड में। तो अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड अस। अब क्या बात की थी कि कनेक्टिव, हम कनेक्टिव के रूप में हम टू लगाएंगे। अब यहां पे देखो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। अच्छा, लिसन टू मी व्हेन आई टीच। तो एक चीज और हमने पिछले रूल में जो फर्स्ट पढ़ी थी वो क्या थी कि सब्जेक्ट यू विल बी हिडन। जो इसका सब्जेक्ट होगा वो छुपा हुआ होगा। अब टीचर ने हमसे कहा कि जब मैं पढ़ा रही हूं तो उसको ध्यान से या चुपचाप से सुनो। तो किसको कहा? कोई पर्टिकुलर तो है नहीं, यानी कि कोई क्लास ही होगी या स्टूडेंट्स ही होंगे, बॉयज होंगे, गर्ल्स होंगे, जो भी है वो यहाँ पर हिडन है। बस इतना कहा, एक ऑर्डर दिया कि जब मैं पढ़ा रही हूँ तो उसको साइलेंटली सुनो। तो यहाँ और यहाँ पे टीचर है, मे बी ही इज अ मेल और शी इज अ फीमेल, दोनों चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। द टीचर ऑर्डर्ड अस टू। अब टू के बाद कभी भी कोई वर्ब जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो क्या आ जाएगा? लिसन टू हर। यहां पे मैं उनको फीमेल मान के चल रही हूं, तो मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो लिसन टू हर व्हेन आई किस में चेंज होगा? शी में। व्हेन शी टीच। क्लियर? अब यहां पर हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। He said to his friend, comma, inverted comma, work hard. अब क्या कहा है? He said to his friends। दो फ्रेंड्स के बीच में जब बातचीत होती है तो ना ऑर्डर होता है ना रिक्वेस्ट होती है, एक एडवाइस होती है। हम अपने फ्रेंड से कुछ बोलते हैं तो एज ए एडवाइस ही हम उसको बताते हैं। तो यहाँ पर एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को क्या कह रहा है? वर्क हार्ड, यानी कि उसको एडवाइस दे रहा है। तो क्या आएगा? he advised that यहाँ पर आपको बोर्ड पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं इस सेंटेंस को ओरली कंप्लीट कर रही हूँ ताकि आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। आप इसको लिख लें अपनी नोटबुक में। He said his friend to work hard। मैं फिर से इस सेंटेंस को रिपीट कर रही हूँ। He said to his friend to work hard। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पूर्व में संधि प्रकरण के बारे में अध्ययन किया, जिसमें संधि की परिभाषा क्या थी और संधि के प्रमुख कितने भेद थे उनके बारे में अध्ययन किया था। और आज हम व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संधि की परिभाषा के बारे में हमने पूर्व के जो क्लास थी उसमें संधि परिभाषा, संधि की परिभाषा के बारे में अध्ययन किया, नंबर 1 पॉइंट था। दूसरा, संधि के प्रकार या भेद के बारे में अध्ययन किया, जिसमें अपन ने प्रमुखतः 3 भेद बताए थे, है ना। पहला था स्वर, दूसरा व्यंजन
और तीसरा विसर्ग। इन तीनों के बारे में अपन ने स्वर संधि के बारे में अध्ययन कर लिया था, जिसमें स्वर में स्वरों का स्वरों से मेल होता है, जिसमें व्यंजन का कहीं प्रयोग नहीं होता है, और विसर्ग में विसर्ग का लोप भी होता है और विसर्ग लगता भी है, ये ध्यान रखना है। तो अभी स्वर संधि के अपन ने कुल कितने प्रकार थे, 5 भेदों के बारे में अध्ययन किया था। स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, इन पांचों के बारे में अध्ययन किया था। इसके बाद हमारा दूसरा प्रकरण का दूसरा जो भाग है, जिसमें व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो व्यंजन संधि उसे कहा जाता है जिसमें व्यंजन का स्वर के साथ और व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे अपन बात करें तो यहां उद्गम, उद्गम जो शब्द है ना, उसमें उसका संधि विच्छेद का उत गन गम। हमारा पहला ही नियम है कि यदि त या, है ना, जब संधि विच्छेद करते समय त के बाद में कोई भी व्यंजन आए तो वह व्यंजन त अपने ही व्यंजन में तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो उत का त का क्या बन गया, द बन गया, और गम का गम ही रहेगा। तो त अपने द में बदलना उद्गम। जैसे उद्धव, उद्गन हव, ये भी हमारा नियम है, जिसमें त के बाद अगर ह आता है तो ह त जो है वह द में बदल जाएगा, ह है जो द में बदल जाएगा। तो ये उद्धव, ठीक है। दिक्दन अंबर, दिगंबर, है ना, उसमें दिक दन अंबर, दिगंबर। तो ये जो हलंत है वो क का ग हो जाएगा और जो अनुस्वार है ग के ऊपर लग जाएगा। तो इस प्रकार दिग्दन वस्त्र, दिग्दन विजय, दिग्दन विजय क्या बन जाएगा, दिग्विजय। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के संधि प्रकरण में व्यंजन संधि होती है। अब मूल संधि पे परिभाषा, उसके उदाहरण पर चलते हैं और उसके उदाहरणों के साथ ही हम पहचान करना सीखेंगे। तो आगे बढ़े। तो संधि प्रकरण में व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होगी, आगे बढ़े। व्यंजन संधि जहां व्यंजन के साथ के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उसमें जो विकार सहित मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखें, हमने देखा स्वर संधि में क्या था, स्वरों का स्वरों के साथ मेल था, स्वर के अलावा व्यंजन कहीं नहीं आया था सभी प्रकार के संधियों में। लेकिन यहां देखें तो व्यंजनों के साथ व्यंजन होगा पहला, अंत में व्यंजन होगा। जैसे व्यंजन के बाद स्वर आएगा तो व्यंजन संधि होगी, या व्यंजन के बाद अगर कोई व्यंजन आ गया तो भी व्यंजन संधि होगी। हमें ये ज्ञात है कि कुल कितने वर्ण हैं, स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं, उसमें स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, उसमें व्यंजन कौन से हैं। स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं, क से म तक जो हमारे आते हैं 25 वो स्पर्श व्यंजन आते हैं, उसमें व्यंजन य र ल व और अंतस्थ व्यंजन य र ल व और उष्म श श श और ह, ये जो 4 हैं वो उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन के बाद अगर व्यंजन आता है वहां पर व्यंजन संधि का प्रयोग होता है। नहीं तो अगर स्वर के बाद स्वर आए तो स्वर संधि, स्वर के बाद व्यंजन आए तो भी स्वर है, लेकिन स्वर का स्वरों के साथ ही मेल होता है, व्यंजन के साथ नहीं होता। व्यंजन संधि में स्वरों के साथ मेल होता है, व्यंजन दोनों के साथ मेल होता है। यहां हम प्रथम नियम की ओर जाते हैं, जिसमें क्या है, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण, यदि प्रत्येक वर्ग, हमारे वर्ग कौन से, क च ट त प,
ठीक है, पंचम वर्ग है, पांचों वर्ग में 5-5 वर्ण है ना, क ख ग ग अंग, इन पांचों वर्ण यहाँ जो शब्द वर्ण दिए हैं, प्रत्येक वर्ग, पहले एक वर्ग में 5 हैं तो 5 5 25 हुए, 25 हमारे क्या है, स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, य र ल व हमारे अंतस्थ व्यंजन है, और श श श और ह हमारे उष्म व्यंजन है। तो यहाँ नियम क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण, ठीक है, अर्थात क च ट त प के बाद, ये सब हलंत है ध्यान रखना, के बाद किसी वर्ग का तीसरा, हमारा क्या कह रहा है वर्ग, उदाहरण से देखें, किसी वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क च ट त प, पहला वर्ण क आ गया, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण इसके बाद तीसरा या चौथा वर्ण आए, या फिर कोई वर्ण आए य र ल व, या कोई स्वर भी दिया है, ये हमारा अस्वर है। अगर ऐसा होता है तो अपने ही वर्ग में जो क होगा वो अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे दिक दन अंबर का क का क्या हो गया ग, बाकी अ, क हलंत है तो ग भी हलंत होगा, और ग हलंत होगा तो अ अगर ग के साथ मिलता है तो ग पूर्ण बन जाएगा और इसलिए दिगंबर बना। जैसे इसमें कुछ है, फिर अच दन अंत अजंत हुआ, च का ज में, षट दन आनन, ट का ड में षडानन, जगत त का ग में, जगत दन ये जगदीश है ना, इस प्रकार त का द में, इस प्रकार अपदन अब्ज अब्ज है ना। एक ये नियम है जगत दन ईस, ये कहीं अपवाद में भी हो सकता है लेकिन जगत दन ईस का त का जगदीश होता है, ये भी एक बार ध्यान रख लेना। इसको वापस मैं बता देता हूं, जगत दन ईश, कहीं कहीं क्या है जगदीश भी लिखा होता है और कहीं जगदीश भी होता है, तो ये विशेष एक बार देख लेना कहीं पर, क्योंकि नियम अपना क्या चला त का द, तो जगत दन ईश नियम तो ये कह रहा जगदीश होगा, लेकिन ये एक वापस चलते हैं अपन, ये नियम कह रहा है त का द होना चाहिए, लेकिन जगत त का द में, लेकिन ये ग में परिवर्तित होता है, इसका मतलब यहां क होना चाहिए। ये नियम कहीं अपवाद में भी हो सकता है कुछ, क्योंकि कुछ संधि प्रकरण में अपवाद भी होते कहीं कहीं। तो अब दन ज अब्ज, प का ब में, प फ ब में परिवर्तन हुआ, तो कहीं कहीं दूसरा नियम देखें तो यहां तो पहले क्या था, यदि पंचम वर्ण क ख, यदि पहला नियम में यही था कि क च ट त प में किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण कोई स्वर आए य र ल व आए तो उसमें अपने वर्ग में तीसरे में बदलना। दूसरा अपना नियम है यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण क्या है क, अर्थात क च ट त प के बाद न या म आता है, क च क ट त और प ये चारों प्रथम वर्ण है ना, इनके साथ म आता है, यहां म आया है, म आया है, नाथ में न और म आया है, तो अगर अपने ही वर्ग में पंचम वर्ण अर्थात में बदल जाता है तो जो भी वर्ण है क होगा वो पंचम वर्ण में, ट होगा वो अपने पंचम वर्ण में, त भी पंचम वर्ण में, ये भी जैसे वाग दनमय वांगमय हो गया, षट दनमास क्षणमास, जगत दन्नाथ जगन्नाथ, अपदनमय अमय। तो यहां पर अगर क्या आता है कि पहले वर्ग के वर्ण बाद क च ट त प के बाद पहले वर्ग के बाद न या म आते हैं तो अपने पंचम वर्ण में बदल जाएंगे, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अपन तीसरे नियम पर बढ़े, त के बाद च या छ हो तो त का छ हो जाता उत्तंचारण उच्चारण, सतदन चरित्र सच्चरित्र, उद्दन चेत उच्छेद, यहाँ त का च में बदलना ये होता है। वहां पर भी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। अब त के बाद ज या बड़ा ज भी आए तो त का ज में, ये भी अगर दो दो वर्ण आए हैं, पहले वाला वर्ण होता सतजन जन सज्जन, उत्तन जल उज्ज्वल, उत्तन जटिका उज्जटिका, त का ज में बदलना। पांचवा नियम है त के बाद ट या ठ हो तो त का ट में हो जाता है, यदि त के बाद ट ठ हो तो वह त क्या हो जाए ट में, तन तत् दंड टीका तट्टिका, बृहत दंड टीका बृहट्टिका। इस प्रकार भी शब्द कुछ नए शब्द मिलते हैं जिसमें आते हैं। आगे के 5 नियम हो गए हैं, अपन 6 नियम से अपन कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। लेसन अपना चल रहा है लेसन नंबर 5, एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार और
लवण, ये चीज़ अपन पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ लिया था, एक तो अम्ल और क्षार की डेफिनेशन पढ़ ली थी, एसिड बेस की डेफिनेशन, साल्ट्स क्या होते हैं वो देख लिया था अपन ने, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट जो थे, अलग अलग प्रकार के जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अम्ल क्षार की जो परिभाषाएं दी थी, अलग अलग प्रकार से अम्ल क्षार को जो समझाया था, वो टॉपिक अपन पढ़ रहे थे, उसके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे कि एसिड और बेस कैसे डिफाइन किए जाते हैं, जो साइंटिस्ट ने अलग अलग दिए थे। उसके अंतर्गत अपन ने आर्हेनियस के बारे में पढ़ लिया था कि आर्हेनियस नाम का एक साइंटिस्ट था, एक केमिस्ट था, रसायनज्ञ था, उसने अम्ल और क्षार की परिभाषा दी थी, है ना, एसिड और बेस की डेफिनेशन दी थी, और क्या बताया था कि एसिड आर दो सब्सटेंसेस हु गिव्स द H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो एसिड कहलाते हैं, और जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH आयन देते हैं उन्हें हम बेस या क्षार कहते हैं ना। ये परिभाषा किसने दी थी, आर्हेनियस ने, और उसके अपन ने एग्जाम्पल भी देख लिए थे। कैसे देख लिए थे, जैसे HCl H++Cl- H2SO4 2H++SO4 -2, है ना, HNO3 H++NO3-। तो इस तरह से अपन ने देख लिया था कि H+ आयन जहाँ निकल रहे हैं, हमें फोकस यहाँ करना है, इनको नहीं देखना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये एसिड है और ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर यानी जलीय विलयन के अंदर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। उनको क्या बोलते हैं अपन, इन सबको एसिड्स बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ल। ये किसने बताया था, आर्हेनियस ने। ठीक है, अपन अलग अलग डेफिनेशन देख रहे हैं अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, है ना। आर्हेनियस ने क्या बताया था कि जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं उन्हें हम एसिड्स बोलते हैं, है ना, और जो जलीय विलयन में अपघटित होकर घुल के OH आयन देते हैं, जैसे ये बताया था मैंने। तो ये OH आयन निकालने वालों को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, ना। जैसे KOH मान लो, K++OH-, ये क्षार हो गए। ठीक है, तो ये किसने बताया था, आर्हेनियस ने बताया। जो जलीय विलयन में OH आयन देंगे उन्हें हम क्षार कहेंगे, जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देंगे उन्हें हम एसिड्स कहेंगे, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। फिर इन्होंने ही बताया कुछ प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बारे में। क्या बताया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इसके बारे में बताया था, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं वो भी देख लें अपन, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल, और क्या बताया, स्ट्रॉन्ग बेस प्रबल क्षार, और क्या बताया, वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, ये चार चीजें बताई। और क्या परिभाषा दी कि प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड वो होंगे जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाएंगे, पूर्णतः घुल जाएंगे, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड है दो सब्सटेंस विच डिसॉल्व इनटू द वाटर, जो पानी के अंदर पूर्णतः घुल जाएंगे, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। और एग्जांपल क्या लिया, HCl H2SO4, ठीक है, HNO3, ये सब क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। फिर स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हो गए, जो जल में पूर्णतः घुल जाएंगे, मतलब जो जल में पूर्णतः घुल रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस है। अगर बेस ले रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे, और एसिड ले रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। ठीक है ना, तो टोटली डिजोल्व होने वाले हैं, है ना। तो टोटली डिजोल्व, जैसे बेस का नाम ले लें, क्या हो गया, NaOH, KOH, ये स्ट्रॉन्ग के एग्जाम्पल हो गए। फिर दुर्बल की बात करें तो दो सब्सटेंसेज हु डज नॉट डिजोल्व इनटू द वाटर नॉन एज वीक एसिड और अ वीक बेस। अगर बेस का ले रहे हैं तो बेस बोलेंगे, वीक एसिड ले रहे हैं तो एसिड, जो पूरी तरह जल में अपघटित नहीं होंगे। एग्जाम्पल लेंगे दुर्बल अम्ल का तो CH3 COOH, एसिटिक एसिड ले लिया। दुर्बल बेस लेना है तो MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो एग्जाम्पल याद होने चाहिए हमें, एग्जाम्पल से ही उसकी डेफिनेशन को आप
एक्सप्रेस कर पाओगे ना, बोल पाओगे, लिख पाओगे, है ना। खाली डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, एग्जाम्पल को भी आपको शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो ये अरेनियस के अकॉर्डिंग बात करी थी अपन ने, और ये लास्ट क्लास तक अपना हो गया था। आज जो पढ़ेंगे अपन, इसके आगे के साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि आगे के साइंटिस्ट ने क्या क्या बताया एसिड और बेस के अकॉर्डिंग, एसिड बेस के बारे में क्या बताया। तो अपन सेकंड ले लेते हैं, ब्रोंस्टेन लोरी कंसेप्ट, है ना, ब्रोंस्टेन लोरी की संकल्पना। अम्ल क्षार की ब्रोंस्टेन लोरी संकल्पना। एसिड बेस थ्योरी, ठीक है, अकॉर्डिंग ब्रोंस्टेन लोरी, ठीक है। अब ये कौन थे, ब्रोंस्टेन जो था वो था जॉनसन ब्रोंस्टेड, कहाँ का था, जर्मन केमिस्ट था। ये कौन है, जर्मन केमिस्ट था, जर्मन रसायनिज्ञ था। और क्या था, थॉमस एम लोरी, ये कौन था, ये अंग्रेज साइंटिस्ट था, इंग्लिश केमिस्ट, ठीक है। तो पूरा नाम भी हो गया इनका, जॉनसन ब्रोंस्टेड, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट था, जर्मन केमिस्ट था। और थॉमस एम लोरी, ये कौन था, इंग्लिश केमिस्ट था, है ना, अंग्रेज केमिस्ट था, ठीक है। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर, ये ब्रोंस्टेन लोरी को एक व्यक्ति नहीं है, ब्रोंस्टेन लोरी कितने हैं, 2 व्यक्ति हैं, 2 इंसान हैं। तो दोनों इंसान ये रहे, ठीक है। इन्होंने मिलकर एक कंसेप्ट बनाया, क्या बनाया, कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस थ्योरी, ठीक है, या कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेन लोरी। अब इन्होंने क्या बताया कि जो अम्ल होते हैं वो प्रोटॉन दाता होते हैं। देखो सबने अलग अलग तरीके का बताया ना, उसमें क्या था, आरएनएस ने क्या बताया था कि H+ आयन देने वाले को अम्ल कहते हैं, OH आयन देने वाले को क्षार कहते हैं। ये उसके अकॉर्डिंग कंसेप्ट था। ये कंसेप्ट क्या कह रहे हैं, जो प्रोटॉन दाता होता है, जो प्रोटॉन डोनेट करता है, आयंस डोनेट करता है, वो एसिड, और जो प्रोटॉन ग्राही होता है, प्रोटॉन में आयंस जो लेता है, रिसीव करता है, उसे हम बेस कहते हैं। ये प्रपोजल किसने दिया था, ब्रोंस्टेन लोरी। तो ब्रोंस्टेन लोरी कंसेप्ट में क्या जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट acid as proton donor and base में क्या जाएगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। एसिड जो होगा वो प्रोटॉन डोनर होगा, और बेस जो होगा वो क्या होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। मतलब प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन दाता जो होगा वो क्या होगा, अम्ल होगा, और प्रोटॉन ग्राही जो होगा वो कौन होगा, क्षार होगा। तो इन्होंने एक थ्योरी दी, कौन सी थ्योरी दी, कंजुगेटेड एसिड बेस थ्योरी। इसको क्या बोला, कंजुगेटेड एसिड बेस थ्योरी, यानी संयुग्मी अम्ल क्षार संकल्पना। क्या बोला, संयुग्मी अम्ल क्षार कल्पना या संकल्पना क्या थी, कंजुगेटेड एसिड बेस थ्योरी। मतलब जो एसिड प्रोटॉन डोनेट कर रहा है वो कंजुगेटेड बेस है, और जो बेस प्रोटॉन को रिसीव कर रहा है वो कंजुगेटेड एसिड है। उल्टा है, थोड़ा अपोजिट है ना। क्या अपोजिट है, एसिड क्या करेगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, प्रोटॉन डोनेट करेगा, लेकिन कहला गया क्या, कंजुगेटेड बेस, है ना। और बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को रिसीव करेगा, लेगा, है ना, ग्राही है वो, रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा।
और क्या कहलाएगा, कंजुगेटेड एसिड कहलाएगा। तो लेने वाला कंजुगेटेड एसिड है और देने वाला कंजुगेटेड बेस है। कैसे है अभी पता चल जाएगा। देखो अपन देखते हैं, एक फॉर्मूला बनाता है जैसे, ठीक है, क्या फॉर्मूला बनता है। देखो एक रिएक्शन लिखते हैं अपन, क्या रिएक्शन है देखो, H2O प्लस NH3 NH4 प्लस OH माइनस, ठीक है। ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। ये क्या हो गया, क्षार हो गया। क्यों हो गया, ये प्रोटॉन ग्राही है, प्रोटॉन ग्राही। ये प्रोटॉन दाता हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एसिड, अम्ल मतलब एसिड, प्रोटॉन, ठीक है। क्या हो गया, प्रोटॉन डोनर। ये प्रोटॉन ग्राही हो गया कौन, क्षार। और ये क्या कहलाएगा, बेस। कैसे हो गया देखो, यहाँ हाइड्रोजन के 3, यहाँ 4 हो गए, ठीक है। यहाँ H के 2 मॉलिक्यूल, यहाँ H का 1 हो गया, ठीक है। तो निकलने वाला क्या कर रहा है देखो, माइनस आ रहा है, ये ले रहा है, प्लस आ रहा है। तो उल्टा है थोड़ा सा इसमें सिस्टम, ध्यान रखना। तो यहाँ 3 H थे, यहाँ 4 H थे, मतलब इसने 1 ले लिया। यहाँ 2 H थे, 1 निकल गया, 1 बचा है, जिसने मतलब 1 दे दिया। तो देने वाले को क्या कहते हैं, डोनेट करने वाले को, डोनर को क्या बोलते हैं, एसिड, प्रोटॉन दाता। लेने वाले को क्या बोलते हैं, बेस, प्रोटॉन ग्राही, प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब ये क्या हो गया, ये हो गया कंजुगेटेड एसिड, ठीक है। और ये हो गया कंजुगेटेड बेस। क्लियर, समझ में आया। क्या हो गया देखो, यहाँ H में से एक H निकल गया, तो ये डोनर हो गया। NH3 में 3 थे, अमोनिया ने 1 रिसीव कर लिया, अमोनियम बन गया। तो यहाँ रिसीव हो रहा है, यहाँ डोनेट हो रहा है। और डोनेट के अकॉर्डिंग अपन ने परिभाषा क्या बोली कि जो एसिड्स होते हैं वो प्रोटॉन डोनर कहलाते हैं ना, और जो बेस होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर कहलाते हैं। और जो एक्सेप्टर होते हैं, जो प्रोटॉन को लेते हैं, दे आर कंजुगेटेड एसिड, है ना। बेस में एसिड लिखना है, एसिड में बेस लिखना, उल्टा। जब कंजुगेटेड जोड़ेंगे, जब संयुग्मी जोड़ेंगे, है ना, तो एसिड इज प्रोटॉन डोनर एंड नॉन एज कंजुगेटेड बेस, एंड बेस नॉन एज कंजुगेटेड एसिड बिकॉज इट रिसीव द प्रोटॉन। तो ये लेने वाला और देने वाला सिस्टम अपने को थोड़ा देख लेना है, ध्यान रखना है ना। जो ले रहा है वो बेस है, जो दे रहा है वो एसिड है। लेकिन जो दे रहा है वो कंजुगेटेड बेस है, और जो ले रहा है वो कंजुगेटेड एसिड है। बस इसी पे फोकस करना है आपने, और कुछ नहीं करना है ना। तो ये एक एग्जांपल दे लिया अपन ने, और एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है ना। तो ये वाला कौन हो गया, यहाँ जल क्या है, वाटर क्या है, लिख देता हूँ मैं यहाँ कि यहाँ है ना, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ मैं आपके कि यहाँ जल, प्रोटॉन दाता है जो प्रोटॉन आयन को दान कर OH में बदल जाता है। जल दाता होने से एसिड है तथा OH में बदलने के कारण संयुग्मी यानी कंजुगेटेड बेस है, संयुग्मी क्षार है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ थ्योरी, एसिड बेस की क्या हो गई कि जो देने वाला है वो एसिड्स हो गया, और देने के बाद OH आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए कंजुगेटेड बेस हो गया। तो ये क्या थी अपनी एसिड बेस की कंजुगेटेड थ्योरी, यानी ब्रोंस्टेन लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, है ना। एसिड और बेस की या अम्ल क्षार की ब्रोंस्टेन लोरी परिकल्पना। इसी के अकॉर्डिंग ये आपको मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है, इस फॉर्मूले में ही सारा आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ अमोनिया क्या थी, जो ग्रहण कर रहा है वो अमोनियम में बदल रहा है, तो ग्राही क्या हो गया, बेस हो गया, और कंजुगेटेड एसिड हो गया। क्लियर। तो यहाँ आपकी ब्रोंस्टेन लोरी थ्योरी जो थी वो आपके एसिड और बेस की
यहीं ख़त्म हो जाती है। अगली बार जब बात करेंगे अपन तो लुईस परिकल्पना जो है एसिड बेस की, उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। Good morning, students. Again, resuming with our class of Indian economy, and we are learning the points why it is considered as underdeveloped. And yesterday we had studied about the hidden or structural unemployment. Now we move on to the next point, that is absolute technique. Absolute technique means पुरानी टेक्निक, आउटडेटेड टेक्निक। आप मोबाइल में भी देखते हैं, मोबाइल धीरे चलने लग जाता है या कोई प्रॉब्लम आने लग जाती है तो आप किसी जब रिपेयर करने वाले पास जाते हो क्या कहते हैं, इसको अपडेट करना पड़ेगा। कंप्यूटर्स होते हैं, उनको अपडेट करना पड़ता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अपडेट? अपडेट मीन्स दैट वर्किंग इन प्रेजेंट टाइम, आज के ज़माने में रहना। व्हेन टॉकिंग अबाउट क्लोथ्स, कपड़े की बात करते हैं तो हम फैशन के जाते हैं। फैशन का मतलब भी क्या है, आज के ज़माने में जो पहना जा रहा है वो। सो नाउ जो व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमी, वेयर कम्स द वर्ड एब्सोल्यूट, तो यहाँ पे पुरानी कहाँ पर बात आती है? इट कम्स इन द टर्म, दिस टर्म कम्स इन कनेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज। जो प्रोडक्शन सेक्टर है वहाँ पर जो मशीनरीज है उसके अंदर इफ़ दे विल बी अपडेटेड, इफ़ दे विल बी हाईटेक, अगर वो ऐसी होगी तो विथ मिनिमम यूज ऑफ लेबर दे कैन अगेन इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड डेफिनेटली अगेन प्रोडक्शन विल बी ऑफ हाई क्वालिटी। तो ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम पढ़ते हैं। इंडिया के अंदर बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में नहीं जाते हैं। Absolute technology, use of absolute techniques of production is one major reason for backwardness of an economy. किसी भी इकोनॉमी की पिछड़ेपन होने का सबसे बड़ा कारण है कि टेक्निक में पीछे होना। जस्ट कंपेयर, अभी आप देखते हैं कि रोड्स तो वही की वही हैं, बट ऑन दैट सेम रोड यू फाइंड डिफरेंट व्हीकल्स, डिफरेंट कार्स मूविंग एट डिफरेंट स्पीड्स। तो अब अलग अलग स्पीड पे क्यों जाती है? बिकॉज दे हैव द पोटेंशियल टू रीच दैट हाई लेवल ऑफ स्पीड। उस ऊंचे लेवल की स्पीड तक जाने का उनका क्षमता है, वो चल सकती है वो गाड़ियाँ। तो वो जो गाड़ियाँ इतनी हाई स्पीड पे चलती है तो वो उस नई टेक्नोलॉजी की बनी हुई है। आपने देखा कि पावर कंजम्पशन में देखते हैं तो अब गाड़ियाँ ऐसी लगती, पहले की जो गाड़ी आती थी वो धुआं देती थी। नाउ इट इज देयर आर दिस व्हीकल्स आर स्मोकलेस, क्योंकि उनकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बढ़ा दी है। सो दिस आर ऑल दिस थिंग्स आर अबाउट टेक्निक्स। इन एब्सेंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी रिमेन्स लो। इसीलिए हमेशा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अभाव में जो उत्पादन की जो लेवल है वो कम होता है। फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ बीन बिलीव्ड दैट अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। के विकास के लिए अगर आपके पास रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि आप बहुत जल्दी विकास करोगे। बट इंडिया में रिसोर्सेज बहुत है, देयर आर प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, तो फिर हम डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पा रहे? द रीजन इज द एब्सोल्यूट टेक्निक। बट द रैपिड ग्रोथ रेट ऑफ जापान, लेकिन जापान ने क्या बताया? जापान हैज़ नो रिसोर्सेज, सारा का सारा वो एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है। केवल एक्सपोर्ट तो वो अपने फिनिश्ड गुड्स करता है। हैड प्रूव्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट, तो ये बता दिया कि टेक्नोलॉजी अगर आपके पास में देन यू कैन ओके अगेन ओवरकम फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज। लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज अ मेजर रीजन ऑफ स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। टिक करो इसको, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर हमारे नहीं है। इनमें अभी भी देखो तो हमारी टेक्नोलॉजी कैसी है? आवर टेक्नोलॉजी इज स्टिल लेबर बेस्ड। अभी भी हम लोग लेबर बेस्ड ही काम करना पसंद करते हैं, ये चीज़ देखने वाली बात है। एज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज़ नॉट बीन गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस इन इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर अनुसंधान और विकास को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है कि दे ऑलवेज, कोई भी चीज़ होती है, सपोज देखिए आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसके अंदर अपडेशन कैसे आता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट फोन, मोबाइल फ़ोन। Initially when these mobile phones were invented or they came into existence, जब हमारे प्रचलन में आए तो क्या था? The basic facility was to call a person on a number, बस यही था। But then again we started facing some requirements कि अगर इस फ़ोन के अंदर हम क्या क्या चीज़ डाल दें तो अच्छा रहेगा। So अब क्या हो गया है कि इवन अ पर्सन कैरिंग अ फ़ोन वो अपना ट्रांजेक्शन करता है, फ़ोटोज़ खींचता है, म्यूज़िक सुनता है,
लैपटॉप के जैसे यूज़ करता है, तो कितने सारे फीचर्स इसके अंदर हो गए। सो नाउ दिस इज नोन एज अपडेशन ऑफ टेक्निक। अब आप क्या करते हो, मोबाइल लेने जाते हो तो कौन सा लेते हो, पुराना लेते हो? नहीं, विल वांट द लेटेस्ट वन बिकॉज इट हैज़ एवरीथिंग दैट इज डिमांड ऑफ टाइम। जो वक्त की मांग है वो सब उसके अंदर है, तो ये चीज़ इसमें आ जाती है। इन्वेस्टमेंट इन टेक्निकल डेवलपमेंट इज़ वेरी लेस इन इंडिया, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी में डेवलप बिल्कुल करना नहीं चाहते हैं। ओके, हेंस अवर कंट्री इज टेक्निकली अंडर डेवलप इवन टुडे। आज भी वी सिटिंग इन 2020, बट हम लोग अंडर डेवलप में माने जाते हैं टेक्नोलॉजी में पर्टिकुलरली। अब आगे बढ़ते हैं, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी क्या और दूसरी बात है जिससे हमको अंडर डेवलप माना जाता है। वन ऑफ द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया श्रीलंका, देखिए यहाँ पे आपको पता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डेवलपमेंट को हम नापते हैं ना, उसमें वो कंट्री हमारे से आगे है। वी आर ऑन अवर 130th प्लेस, 130 पे हम लोग पहुंच रहे हैं, और श्रीलंका इज एट 73rd। सोचो कितना छोटा सा देश है और हमसे वो कितना आगे। तो ये क्यों है? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कर रखी है, या उन्होंने अपने लोएस्ट यूनिट तक डेवलपमेंट पहुंचाया है, जो कि हमारे कंट्री में नहीं हुआ है। देखते हैं यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स, लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आ गया, मानव विकास का निम्न स्तर, ब्रॉड इनइक्वालिटीज, यानी कि बहुत दूर दूर तक असमानता फैली हुई है, जिसको कह सकते हैं कि हर जगह आप देखोगे तो आपको असमान ही चीज़ें नजर आएगी। वीक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब संस्थागत ढांचा होता है, इसका मतलब आपके पास सड़कें नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, पावर सप्लाई नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, कितनी सारी चीज़ें, एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, ये सब आप एवरीथिंग दिस यू फाइंड एट वेरी गुड लेवल इन सिटीज़। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट इज विलेज। Portray the underdeveloped form of Indian economy in 2015 report of Human Development Index prepared by United Nations Development Program। देखिए इसको अंडरलाइन करना, India stood at 130th place in this contest। We are included in the countries having medium Human Development Index। हम लोग मध्यम स्तर में हैं, कुछ हमसे भी छोटे लेवल पे, बट वाई शुड वी लुक एट देम, वी शुड लुक एट द हायर कंट्रीज जो हमसे आगे हैं, उसकी तरफ देखना चाहिए। वी आर फायर बिहाइंड अवर नेबरिंग कंट्रीज सच एज चाइना, चाइना 90th प्लेस पे है। अब उसके बाद आप देखिए श्रीलंका 73rd प्लेस, कितना एडवांस हो गया वो। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, यानी कि विषमताएं, असमानताएं प्रेजेंट इन इंडिया आर ऑल्सो सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न। तो ये सब जो हमारे असमानता है, आर्थिक असमानता है, ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। इन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज सिग्निफिकेंटली अनइक्वल। देखिए आय की असमानता, जो कमा रहा है वो बहुत हाई लेवल पे कमा रहा है, और जो नहीं कमा रहा है उसके पास इतना भी नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। और जहाँ तक वेल्थ की बात करते हैं, संपत्ति की बात करते हैं, कुछ के पास बेशुमार है, अनलिमिटेड है, और कुछ के पास बहुत कम है। जेंडर इनइक्वालिटी, लिंग आधारित असमानता है, एंड लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन। देखिए जेंडर इनइक्वालिटी में जब लेबरर्स होते हैं तो जो मेल वर्कर्स होते हैं उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, दे गेट मोर वेजेस इन कंपेरिजन टू फीमेल वर्कर्स। तो ये भी एक इनइक्वालिटी है। जबकि गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है, अगर सर है तो भी उनकी सैलरी है और मैडम है तो उतनी सैलरी है। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इरेडिकेट दिस ऑल दिस प्रॉब्लम्स, बट फिर भी इन प्रैक्टिकली हम लोग इसको डिफरेंस, पार्टिशियल डिफरेंस हम देखते हैं। लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज ऑल्सो एग्जिस्ट इन इंडिया। स्वास्थ्य सुविधा पूरी नहीं है, शिक्षा पूरी नहीं है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो वेरी वीक। तो जो हमारा संस्थागत ढांचा है वो भी बड़ा कमज़ोर है, ड्यू टू विच इंडियन इकोनॉमी हैज़ बिकम विक्टिम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। इसीलिए हमारी जो उत्पादन क्षमता बहुत कम है। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो बहुत महंगा हो रहा है, एंड स्लो, बहुत धीमा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। इट इज़ क्लियर दैट इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक अर्ध विकसित राष्ट्र है ना। व्हाट इज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं आपको बता रहा था। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ दोज प्रोडक्ट्स, वो चीज़ें और सेवाएं एंड सर्विसेज विच फैसिलिटेट द फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो आसानी से काम करती है। इसमें क्या क्या आता है? दिस हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और यही आर्थिक विकास को बढ़ाती है और आर्थिक गति प्रदान करती है। इसमें क्या क्या चीज़ आती है? देखिए रोड्स, सड़क,
इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत कनेक्शन जो होता है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, बैंकिंग एक्सेट्रा आर मेजर एग्जांपल्स ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये अगर आपके पास होगी तो आपकी जो कंट्री है वो डेफिनेटली इट विल डेवलप। तो ये जो हमारे कुछ पॉइंट्स थे आपने देखे, 8 पॉइंट्स थे। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ व्हाई इंडिया इज कंसिडर्ड एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। इन एग्जाम ये क्वेश्चन आता है, इंडियन इकोनॉमी इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, इवेल्युएट। तो आपको पॉइंट्स लिखने हैं डिपेंडिंग ऑन द वेटेज। अगर 4 मार्क्स का है तो 8 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। अब हम उसका दूसरा साइड देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी को अब हम विकसित राष्ट्र के रूप में देखेंगे कि हम विकासशील है, अभी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव अप्रोच देखेंगे। दिस वाज द नेगेटिव वन, ओके। तो इसको जो 8 पॉइंट्स दिए इसको रिफर करें। टिल देन गुड बाय। गुड मॉर्निंग। अध्याय 2 भाग 6 यानी कि इस पाठ की 6ठी क्लास। आज हम पढ़ेंगे संतलंतकालीन प्रशासन। जितने भी वंश थे पढ़ लिए, लोधी वंश थे, सैयद वंश थे, तुगलक वंश है, खिलजी वंश, ये सारे इनको क्रम से नोट भी करना। नोट्स बनाओ तो प्रश्न उत्तर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर व्यवस्थित नोट्स बना के अगर लिखते जाओगे जो इम्पोर्टेंट है वो तो याद हो जाएगा। या किताब से भी करोगे, अगर अंडरलाइन जो मैं बता रहा हूँ वो करते रहो, हो जाएगा। अब सुल्तान संतलनकालीन प्रशासन में अगर सबसे प्रमुख सभी जगह यही है, जो राजा है वही सबसे प्रमुख होता है। तो यहाँ पर भी सुल्तान जो सबसे प्रमुख होते थे। अब पहले क्या थे, जो शासक बनते थे, अब ये सुल्तान एक उपाधि की तरह, जैसे हमारे सम्राट अशोक, ठीक है, चंद्रगुप्त, सम्राट एक उपाधि थी कि सर्वशक्तिमान कहलाता था, उसी प्रकार एक सुल्तान भी मुसलमानों में एक उपलब्धि थी। सुल्तान मतलब सभी में श्रेष्ठ। तो इसकी शुरुआत धारण करने वाला, अंडरलाइन करेंगे, महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। ये एक प्रश्न तैयार है जो याद करना है। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। फिर आते हैं दूसरा, अमीर। पहला तो हो गया सुल्तान, ठीक है, इसमें यही याद रखना है। दूसरा आ जाता है अमीर। उसके बाद जो प्रधानमंत्री भी होता है उसका काजी भी कह सकते हैं, जिसको अमीर कहा गया। सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का प्रभाव था। अमीर 2 वर्ग, तुर्क और गैर तुर्क। इल्तुतमिश के काल में 40 अमीरों का समूह चहलगामी कहलाया था। शासक में की योग्यता और अयोग्यता के अनुसार अमीरों का दरबार में प्रभाव कम ज़्यादा होता रहा। मतलब जो अमीर वो उसके खास, राजा के सबसे खास होते थे, उसके बराबर ही होते थे, परंतु उससे छोटे जो बराबर कहलाते थे, अमीर होते थे पैसों के मामले में। अब सबसे पहला लेते हैं अपन केंद्रीय शासक। केंद्रीय शासक में 4 प्रमुख पद दे रखे थे, या अंडरलाइन करेंगे। केंद्रीय शासक संस्था मजलिस ए खलवत मंत्री परिषद की तरह होती थी, ठीक है, जिसमें 4 हैं। वजीर पहला, दूसरा आरिजे मुमालिक, तीसरा दीवाने ईशा, चौथा दीवाने रिसालत। इसके 4 स्तंभ थे। एक मंत्रिमंडल थी, ये मजलिस ए खलवत, अपने मंत्री परिषद बोलते हैं, जैसे उनके मजलिस ए खलवत था, ठीक है, जिसमें 4 प्रमुख पद कह सकते हो, या भाग अलग अलग, जैसे मंत्रिमंडल में दे रखा होता है चिकित्सा विभाग कह सकते हैं अपन। जैसे 4 प्रमुख विभाग थे, वजीर का आरजे मुमालिक, दीवाने ईशा, दीवाने रिसालत, ये प्रमुख 4 थे। अब इसमें सबसे पहले आ जाते हैं वजीर का कार्यकाल। दीवाने विजारत कहलाता था, इसे वित्त विभाग भी कहा जाता था। फिर है मुस्तौफी, महालेखा का प्रशिक्षण करने वाला। खजांची, मजम आदार, हिसाब संग्रह करता, इस विभाग के कर्मचारी होते थे। ये इसके कर्मचारी हैं, ठीक है ना। ये देखने की जरूरत नहीं है, अभी आ जाते हैं।
दूसरा है दीवाने ईशा। दीवाने ईशा पर शाही पत्र व्यवहार का दायित्व था। फिर है दीवाने रियासत का कार्य विदेशी मंत्री की तरह कार्य करना। अंडरलाइन कर देना जो मैं बोल रहा हूं वो। दीवाने ईशा शाही पत्र व्यवहार का दायित्व था। फिर दीवाने रियासत का कार्य क्या था? विदेशी मंत्री की तरह कार्य करना। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग का प्रमुख होता था। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग का प्रमुख होता था। इसका कोष अलग होता था जिसमें जकात से प्राप्त धन एकत्रित होता था। काजी उल कुजात यानी न्याय विभाग। उसके बाद बरीद ए मुमालिक सूचना के विभाग थे। दरबार व राज्य महल के लिए 6 कर्मचारी होते थे। ये तो 4 विभाग हो गया था। अब दरबार और राजमहल के लिए अलग से 6 कर्मचारी होते थे। ये 6 है। वजीर ए दर, बारबक, अमीर ए हाजिब, अमीर ए शिकार, अमीर महजिज, सारे जहांदार। संतलत काल सैन्य धर्म सापेक्ष राजतंत्र कहा जा सकता है। युद्ध के समय लूट का सामान को खम्स कहा जाता है। ये अंडरलाइन कर देना है, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं ऐसे, खम्स क्या है, किसे कहा गया? तो खम्स है युद्ध के समय जो लूटा गया माल होता था उसे खम्स कहा गया था। प्रांतपतियों के वली या नाजिन कहा जाता था। प्रांतपति की नियुक्ति सुल्तान द्वारा होती थी। सिख जिले का राजस्व अधिकारी होता था। अतः 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली की सल्तनतकालीन साम्राज्य सीमा तत्कालीन सुल्तान की सैनिक शक्ति के अनुसार बढ़ती बढ़ती। ठीक है, इतना कुछ इसमें याद नहीं। इसमें खास याद रखना है कि जो 4 प्रमुख विभाग थे, ठीक है ना, वो याद रखने। 4 प्रमुख जो मैंने उधर बताए थे। पहला तो वही हो गया, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन? सबसे पहले कौन था? महमूद गजनवी। उसके बाद अगर सुल्तान ये सल्तनतकालीन शासक में सबसे सर्वशक्तिशाली सुल्तान, फिर उसके बाद अमीर आते हैं, फिर आते हैं 4 विभाग के मंत्री। उसके बाद मतलब उस मंत्री में भी वजीर जो प्रधानमंत्री कहलाता था सर्व प्रमुख था। उसके अंदर में भी 4 मंत्री थे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ये वो जो 4 स्तंभ थे, दीवाने ईशा, दीवाने रिसातर और सद्र उर सुदूर, ये विभाग हो गए। उसके बाद राजमहल और दरबार में 6 कर्मचारी होते थे। इन 6 कर्मचारियों के नाम ये हो गए। इसके बाद याद रखना है युद्ध में लूटे गए माल को क्या कहा गया था? खम्स कहा गया था। बस इतना याद रखना है सुल्तानकालीन प्रशासन में। ठीक है, ये यहाँ सल्तनतकालीन साम्राज्य समाप्त 1206 से लगाकर 1526 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद आता है मुगल कालीन भारत 1526 से लगाकर 1558। ये भी मुस्लिम ही हैं, परंतु ये अलग अलग, इनमें मुस्लिमों में जाति अलग अलग प्रकार की, जैसे अपने हिंदू जाति में अलग अलग होते थे उसी प्रकार से इनके भी अलग अलग ये जाति है। बाकी है मुस्लिम ही हैं, ये भी मुगल कालीन है भारत 1526 से 1558, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।